नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस एपिसोड में मैं बस्ती से डॉक्टर श्रीवास्तव रात के 9:30 पर आप सबके बीच अपनी व्यस्तता के बाद भी मैं हाजिर हूं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज का एक संक्षिप्त क्लास आरंभ करूं, मैं आप सबसे एक बार पुनः अनुरोध कर लूं, हाथ जोड़ करके निवेदन कर लूं कि आप सबकी पुस्तकें सुरक्षित हैं। मैंने आप सबके पैसे प्राप्त कर लिए हैं जिन लोगों ने इस पुस्तक के लिए मेरी हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की डिमांड की थी, लेकिन आप बार बार विभिन्न ग्रुपों में या मेरे पर्सनल नंबर पे ये लिख रहे हैं कि मेरी पुस्तक चली कि नहीं चली, मेरी पुस्तक क्यों नहीं भेजी गई, मुझे तुरंत भेज दीजिए, मुझे आज ही ज़रूरत है। आप इस तरह के सवाल करके मुझे लगता है कि आप मुझे व्यक्तिगत रूप से पीड़ा पहुंचा रहे हैं। मैं आप सबसे एक बार पुनः अनुरोध करता हूं, आप मेरी समस्या को समझने का प्रयास करें। मैं आपको दिखा दूं, आप देख लें कि ये पुस्तकें यहाँ पर, इन पर एड्रेस लिखा जाना है। इतनी पुस्तकें तैयार हैं। मैं आपको ये भी दिखा दूं कि यहाँ पे इतनी पुस्तकें, ये आपके लेबल हैं और इतनी पुस्तकें एड्रेस के साथ लिखी हुई रखी हैं और अभी ये पुस्तकें पैक की जा रही हैं। तो आप सोच सकते हैं कि मैं अकेला व्यक्ति हूं और मैं लगातार अपनी कॉलेज की ड्यूटी, अपने डिस्पेंसरी में पेशेंट की व्यस्तता और उसके बाद घर लौट करके अपने कुछ निजी कार्य, जैसा कि मैं अभी तुरंत एक पार्टी से लौट के आ रहा हूं। हमारे एक मित्र के घर पे एक विशेष पार्टी थी और मैं वहां से तुरंत लौटा, लेकिन मैं घड़ी देखता रहा उस पार्टी में कि मैंने आपका कल क्लास नहीं लिया और 9:30 बजे मैं आपके बीच आ जाऊं। मैं जिस रूप में था उसी रूप में आपके बीच हाजिर हो गया। तो और इसके बाद अभी जो पुस्तकें मैंने आपको दिखाई जिन पे एड्रेस लिखना है, ये एड्रेस की स्लिप निकल के अलग हो रही है और मैं एड्रेस लिख करके इस पर चिपका रहा हूँ। तो जब मैं अकेला वन मैन आर्मी इस काम को कर रहा हूँ तो स्वाभाविक है कि आप तक पुस्तकें जाने में कुछ समय लगेगा। मैं आप सबके लिए स्वयं चिंतित हूँ कि जितनी जल्दी पुस्तकें आपके घर तक पहुँच जाएं तो मेरा भी एक भार समाप्त हो और मैं अपने आप को हल्का महसूस करूँ। लेकिन बार बार आप ये कर रहे हैं, लगता है जैसे मैं आपके 1500 रुपये, जो विशेष करके जो नए साथी भेज रहे हैं पैसा, वो पता नहीं इतने उतावले क्यों हैं। और मैं नाम लेकर के कह दूं कि बिहार राज्य के जो चिकित्सक हैं या बिहार राज्य के जो साथी हैं, वो किताबों के लिए बहुत ज़्यादा उतावलापन दिखा रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के भी एक बदायूं के साथी ने आज दिन में फ़ोन किया कि सर आज ही मैं पैसा भेज रहा हूँ, आज ही मुझे किताब पैक कर दीजिए। अब ये कितना संभव है? हमारे जो साथी 17 अप्रैल से लेकर के जुलाई से लगातार जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक वो हमारी किताब की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं पहले उनकी प्राथमिकता दूंगा। आपने पहले तो भेजा ही नहीं। पहले तो आप चेक कर रहे थे कि मैं किताब लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, किताब छपेगी कि नहीं छपेगी, किताब बुक होगी कि नहीं होगी। पता नहीं ये फ्रॉड कर रहे हैं कि पैसा अपने खाते में लेकर के हमारा पैसा जब्त ना हो जाए। आप तो तमाम उधेड़-बुन में लगे थे और आज आप पैसा भेज रहे हैं और तत्काल आप मेरे ऊपर फ़ोन करके प्रेशर डाल रहे हैं कि किताब भेज दीजिए। तो अगर आपको किसी भी व्यक्ति को इतनी जल्दी हो कि वो 10 दिन 15 दिन की प्रतीक्षा नहीं कर सकता, तो कृपया मेरे पर्सनल नंबर पे लिखिए, मैं आपके पैसे आपके खाते में वापस भेज दूंगा। मैं आपको किताब नहीं दे पाऊंगा। किताब मैं आप सब की पोस्ट कर रहा हूं, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार। 100 किताबें पोस्ट ऑफिस पहुंच चुकी हैं। उनका प्रिंटर खराब हो गया था, या तो बिना रसीद के मिल जाता तो आप कहते आपने रसीद ही नहीं दिया। उन्होंने अपनी मजबूरी दिखाई कि मेरा प्रिंटर खराब हुआ, ये कल बन के आएगा तो फिर आपकी किताबें कल पोस्ट करूंगा। शेष मैं जो किताबें रखी हुई हैं एड्रेस लिख करके, वो किताबें कल सुबह पहुंच जाएंगी पोस्ट ऑफिस। जिन किताबों पर एड्रेस लिखा जाना वो किताबें परसों जाएंगी। जिन किताबों में पीली पैकिंग है, अभी उस पर टेप नहीं लगा है, एड्रेस नहीं लिखा, वो किताबें 2 दिन बाद जाएंगी। तो लगातार एक उसका सीक्वेंस बना हुआ है। मैं कहीं भी अपने तारतम्य में अलग नहीं हूँ। और अगर आपको लगता है कि आप प्रतीक्षा नहीं कर सकते तो प्लीज़, आप सबके पैसे सुरक्षित है। आप तत्काल मेरे पर्सनल पे लिखिए कि आपको किताब नहीं चाहिए, मैं आपके पैसे आपके अकाउंट नंबर में वापस भेज दूंगा। जो लोग प्रतीक्षा कर सकते हैं वो कृपया वेट करें कि 15 फरवरी के बाद कोई भी पुस्तक बचेगी नहीं, आप सब तक पहुंच जाएगी। इससे ज़्यादा मैं इस पर कोई सफाई नहीं देना चाहता। अब इसके बाद अगर आपके पर्सनल फ़ोन बुक के लिए आते हैं तो हो सकता है कि मेरी भाषा कुछ कड़ी हो जाए फ़ोन टॉक करने पे आपसे, तो आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा।
अब आइए, हमारे कई साथियों ने लंबाई बढ़ने पर चर्चा करने की बात की थी और इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दृष्टिकोण से लंबाई बढ़ने पर हम क्या कर सकते हैं। पहले तो अगर उज्जैन के हमारे साथी बैरागी जी और पांडे जी, वहाँ पे जो लोग, जो उज्जैन प्रॉपर में जो चिकित्सक हैं, अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और लाइन पर हैं, तो मैंने 2 या 3 पेशेंट्स को वहाँ रेफ़र किया है। जो आप चूँकि मेरी एक आदत है कि मेरे पास जो पेशेंट कॉल कर रहे हैं या जो पेशेंट के गार्जियन मुझसे कॉल कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि आपके निकटवर्ती जो डॉक्टर हों उस पेशेंट के निकटवर्ती मैं उनको रेफ़र कर रहा हूं। जब पेशेंट आपके पास पहुंच जाए तो कृपया आप मुझसे फ़ोन टॉक कर लें और मैं उसकी समस्याओं को सुन चुका हूं। मैं आपको दवा बताऊंगा, उस पेशेंट को आप वहां से दवा दें और उस दवा का परीक्षण आप करें, रोगी पर वो कितना काम कर रहा है इस बात का आप सर्च करें और फिर मुझको बताएं। हमारे सभी साथी हमको प्रणाम कर रहे हैं। मैं सबका नाम अभी नहीं पढ़ूंगा और कुछ नाम सामने आ जाते हैं तो दिख जाता है। बीबी शर्मा जी प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार आपका। और मकवाना जी, भगवान जी बहुत दिन बाद दिखाई पड़े हैं, नमस्कार। निखिल जी हैं, बहुत से लोग हैं। तो चलिए, नाम पर चर्चा करेंगे तो लंबा हो जाएगा। मैं आपके बाद में आपके जवाब दे देता हूं। मैं सबको देख रहा हूं जो हमारे इस समय ऑनलाइन है और हमारे सभी साथी एक दूसरे को देख रहे हैं कौन कितने ऑनलाइन हैं, क्योंकि सभी के मोबाइल्स पर ऑनलाइन नाम आ रहे होंगे। तो मैं आपसे कह रहा था कि मैं आप पेशेंट के निकटतम डॉक्टरों को वो केस ट्रांसफ़र कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि अनिल श्रीवास्तव पूरे देश को यहाँ से दवा भेज सकेंगे या पूरे देश के रोगियों की चिकित्सा कर सकेंगे। लोगों का विश्वास मेरे ऊपर जमा है। मेरे वीडियो कॉल्स और मेरे वीडियो ऑडियो सुन करके लोगों का विश्वास इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जमा है। इस नाते अन्य चिकित्सा पद्धतियों से पेशेंट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अभी एक सज्जन ने फ़ोन किया है कि उनकी वाइफ को किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, तो चूंकि वो उज्जैन के रहने वाले हैं तो मैंने उज्जैन के डॉक्टरों का नंबर उनको दे दिया है। इसी तरीके से कल हमसे जोधपुर से एक पेशेंट ने बात किया था, तो उन्होंने कहा कि हमारे आसपास के जो डॉक्टर्स हैं उनका नंबर दीजिए तो मैं उनसे संपर्क कर लूँ। तो मैंने वहाँ के निकटवर्ती डॉक्टरों का नंबर दिया। इसी तरीके से इंदौर और आपके शिवपुरी और इधर आपके पटना में कई ऐसे पेशेंट हैं जिनको मैंने विभिन्न उनके नज़दीकी चिकित्सकों के पास रेफ़र किया है। तो जब वो चिकित्सक जाए और आपको मेरा नाम बताए कि उन्होंने मुझको रेफ़र किया है, तो कृपया आप तत्काल मेरे फ़ोन पर मुझसे कॉल कर लें और मैं आपको उस पेशेंट की दवा करने में मैं आपकी मदद करूंगा और दवाइयाँ उसकी नियमित चलाइए। अब आइए हम संक्षिप्त से चर्चा करते हैं लंबाई बढ़ने में, फिर हम आपसे एक अलग रोग पर चर्चा कर लेते हैं। हालांकि जिस रोग की चर्चा मैं आपसे कहना चाहता था, जो मैंने आपको परसों नोटिस दिया था कि मैं एक ऐसे रोग पर चर्चा करने वाला हूं जो अभी किसी चिकित्सा विधि में सफलतम इलाज के रूप में नहीं जाना जाता है, लेकिन मैंने अपना वो प्लान इसलिए बदला कि कल मेरा दोपहर में 12:30 बजे एक टीवी चैनल के द्वारा फिर इंटरव्यू है और वो विषय मैंने उनको दे रखा है। तो पहले मैं उनको इंटरव्यू दे लूँ और फिर उनके न्यूज़ चैनल पे वो प्रसारित हो जाए, फिर मैं आपसे भी उस पर खुल के चर्चा करूँगा। उनके यहाँ तो एक लिमिट टाइम है, लिमिट क्वेश्चंस हैं जिसके जवाब मैं दे देता हूं 5 मिनट या 10 मिनट या 20 मिनट के उनके टाइम टेबल के शेड्यूल में, लेकिन हमारी आपसे बातचीत करने का समय कोई निश्चित नहीं है। इस नाते मैं आपसे उस रोग पर पुनः चर्चा इस सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने ऑनलाइन माध्यम से फ्री क्लास में करूंगा। मैं अपने तमाम नए साथियों को बता दूं कि ये संभवतः ये मेरा क्लास नंबर 129 होना चाहिए मेरे गिनती में। हो सकता अनूप बर्नवाल जी इसकी गिनती लगा रहे हों, क्योंकि उनको ये लोड करना है। और ये पूरी तरीके से निःशुल्क क्लास है, इसमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है और आप इसका भरपूर आनंद ले रहे हैं और पूरा देश इसका आनंद ले रहा है, पूरा विश्व इसका आनंद ले रहा है। लंबाई का जहां तक सवाल है, प्रकृति के द्वारा एक निर्धारित आयु सीमा है 19 से 20 वर्ष। 19 से 20 वर्ष के मध्य आपकी जो स्वाभाविक लंबाई है वो आप प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि जो बोन का इनलार्जमेंट है, जो बोन टिश्यू में इनलार्जमेंट होता है या जो बोन टिश्यू में माइटोसिस की क्रिया होती है जिससे बोन का डेवलपमेंट, उनकी संख्या में वृद्धि होती है, वो 19 से 20 वर्ष तक होती है। 19 से 20 वर्ष के बाद लंबाई में वृद्धि स्वाभाविक रूप से होना बिल्कुल नामुमकिन है। अब कुछ अप्रत्याशित लोग ये कहते हैं कि मैंने लटक लटक के अपनी लंबाई बढ़ा ली,
लटक लटक के लंबाई नहीं बढ़ती है। ये कहीं पर फिजियोलॉजिकल थ्योरी में नहीं दिखाई पड़ता है। लटकने से आपके मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है, आपकी हड्डियों की लंबाई उन मांसपेशियों के खिंचाव में कहीं पे एडजस्ट हो सकती है, लेकिन लंबाई बढ़ जाए, 2-4 इंच 10 इंच बढ़ जाए, ऐसा नहीं देखा गया है और ना ऐसा स्वाभाविक ही है। जहाँ तक ऊतकों के डेवलपमेंट की बात है, चूँकि बोन भी एक प्रकार का टिश्यू है और ये कॉम्पैक्ट टिश्यू, जब इसमें कॉम्पैक्ट टिश्यू के माइटोसिस सेल डिवीजन होते हैं तो माइटोसिस सेल डिवीजन की एक लिमिट है कि वो कितने समय तक डेवलप करेगा। चूँकि जब उसके अंदर बोन मैरो के बनने की जो क्षमता है, वो बोन मैरो अपने निर्धारित समय पर 19 से 20 वर्ष में बोन मैरो की जो एक्टिविटीज़ है वो बढ़ने लगती है। तो जब बोन मैरो की एक्टिविटीज़ बढ़ने लगती है तो बोन के जो कॉम्पैक्ट सेल हैं वो अपने एक निश्चित दायरे में जाकर के रुक जाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि फिर बोन मैरो ब्लड बनाने की ओर अग्रसर ज़्यादा हो जाता है, लेकिन बोन की लंबाई या बोन की मोटाई बढ़ने में वो रुकावट आ जाती है और वहीं पर रुकावट हो जाता है। इस नाते पहली चीज़ तो ये आप जान लें कि किसी भी व्यक्ति की लंबाई स्वाभाविक रूप से 19 से 20 वर्ष तक ही होती है और जो 20 वर्ष तक की लंबाई वो प्राप्त कर लेता है फिर उसके जीवन भर की लंबाई में 9-10 का अंतर हो सकता है। अब लंबाई घटती बढ़ती कैसे है, इस पर भी हम चर्चा कर लें। लंबाई एक जेनेटिक प्रोसेस है, हेरिडिटी प्रोसेस है। कभी कभी ऐसा होता है कि माता, अभी मैंने आज एक करंट, मैं आपको एग्जाम्पल दूं, अभी मैं जिस पार्टी से आ रहा हूं वहां पर हमारे एक मित्र हैं, वो बहुत लंबे हैं और उनकी पत्नी उनके कंधे से भी नीची थी। और फिर मैं उनके नाती के बर्थडे में गया था तो मैंने उनके नाती को देखा, उनका नाती मुझे लंबा लगा और उसकी आयु थी 14 वर्ष। तो बस उत्सुकतावश मैं उसके पास खड़ा हो गया और मैंने कहा तने जरा मुझसे मेरे बगल आओ। तो मैंने देखा, मैंने उनके नाना से कहा कि देखिए इसकी लंबाई तो मुझसे भी बढ़ गई, ये आपकी लंबाई को पा रहा है। यानी नाती नाना की लंबाई पा गया, नानी उसकी बहुत छोटी हैं, माता पिता की लंबाई से भी वो लंबा हो गया, यानी जो उनके लड़की और दामाद हैं उनसे वो लड़का अपने मम्मी पापा से भी लंबा हो गया। अब उसको लंबाई किसकी मिली? अपने नाना साइड की। नाना, जबकि उसके बाबा भी उतने लंबे नहीं है, दादी भी उतनी लंबी नहीं, लेकिन नाना की लंबाई वो पाया। तो ये एक जेनेटिक प्रोसेस है। कभी कभी क्या होता है, मैंने आपको बताया था सेल डिवीजन में कि जब मियोसिस के समय जब जीन्स का आदान प्रदान होता है और लिंकेज एक प्रोसेस होता है मियोसिस के पैकिटिन स्टेज में, जहाँ पर जीन्स एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं, मदर और फादर के जेनेटिक जीन्स। तो जब वो जीन्स चेंज होते हैं, वहाँ पर जब जीन्स का आदान प्रदान होता है और वो टूटते हैं, बिखरते हैं, तो वहाँ पर जो कुछ समय पहले, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि थर्ड स्टेप में या थर्ड पीढ़ी में या तीसरी पीढ़ी में वो इनएक्टिव थे, वो मियोसिस के प्रोसेस में एक्टिव जीन हो जाते हैं। चूँकि ये हमारे शास्त्रों में भी कहा गया और मेडिकल फिनोमिना है कि जीन कभी नहीं मरता। तो जीन कभी नहीं मरता अर्थात आत्मा अमर और अजर जिसको हम कहते हैं, वो जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन जितने जीन मदर और फादर के हैं वो बच्चे में दिखाई देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उनमें से कुछ जीन एक्टिव होते हैं और कुछ इनएक्टिव होते हैं। तो जो जीन एक्टिव हो जाते हैं वो जीन अगर बाबा साइड के हैं तो बाबा वाले लक्षण आने लगेंगे, अगर नाना के साइड के हैं तो नाना वाले लक्षण आने लगेंगे। अगर मदर फादर के जीन्स एक्टिव हैं तो लड़के में स्वाभाविक मदर और फादर के कैरेक्टर दिखाई पड़ने लगेंगे, उनके लक्षण दिखाई पड़ने लगेंगे, उनका बोलना चालना, उनका रूप रंग, उनकी लंबाई, उनके बातचीत करने का तौर तरीका, ये स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक रूप से होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी नतनी जो मेरे साथ खेल करती रहती है और मैं उसके तमाम फ़ोटो अपलोड करता रहता हूँ, उसने सारे गुण मेरे कैच किए हैं। यानी उसके अंदर जो एक्टिव जीन गए हैं वो अपने नाना के प्रोसीड कर रहे हैं, उसमें अपने मदर और फादर के जीन कम हैं, नानी के जीन कम हैं, बाबा और दादी के जीन इनएक्टिव हैं, लेकिन नाना के जीन एक्टिव हो चुके हैं। उसकी सारी हरकतें, उसके सारे जो तौर तरीके हैं काम करने के या बातचीत करने का तरीका है या जो उसका जो हाव भाव देखने को मिलता है, वो सब मेरे बचपन के हाव भाव दिखाई पड़ते हैं, या ऐसा हमारे परिवार वालों को कहना है। और उसकी बुद्धि में देखता हूं कि संभवतः वो मेरी बुद्धि से भी 2 गुना आगे जा रही है, क्योंकि उसके बातचीत करने का तरीका और जो जवाब, अभी उसकी उम्र 2 वर्ष 8 माह है,
2 वर्ष 8 माह में जिस तरह के व्यवहार वो करती है कि अगर मेरे घर में कोई आदमी आ जाए और जैसे ही वो गेट के अंदर आता है तैसे वो कहती है चप्पल उतारो। मैंने उसको नहीं सिखाया, उसकी नानी ने नहीं सिखाया, उसकी मम्मी पापा ने नहीं सिखाया, लेकिन वो तुरंत आने वाले से कहती है चप्पल उतारो। यानी उसको ये लगता है घर के अंदर प्रवेश करने पे चप्पल का प्रवेश वर्जित है, क्योंकि हम लोग भी वो काम करते हैं। अगर मैं बैठा हूँ मेज पर और कोई किताब लेकर के बैठा हूँ तो तुरंत दौड़ के पेन लेके आती, कहती नाना पेन लो। यानी उसको लगता है कि पढ़ते समय पेन की ज़रूरत है। अगर मैं नहा चुका हूँ तो तुरंत जाती है पूजा के कमरे के पास खड़ी हो जाती है और कहती है नाना पूजा। यानी वो इतने बोल पाती है नाना पूजा, यानी अब आपको पूजा करना है। तो ये जो हाव भाव होते हैं, ये जेनेटिक कैरेक्टर जो आते हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। उसी प्रकार आपकी लंबाई के जीन जो हैं वो भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इंटरचेंज होते हैं। हमारे एक सज्जन कोई हैं, धन्यवाद गुरु जी, इनका नाम मैं पढ़ लूँ चूँकि इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा बैनर बनाया है। मिस्टर समीर खान हैं, जो बहुत दिन बाद आए और इन्होंने बहुत ज़्यादा हमको प्यार जताया है, बहुत ज़्यादा इन्होंने लब का फूल बना करके भेजा है। समीर जी थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनिए, आपका प्रेम मुझे स्वीकार है। तो जो लंबाई के जीन हैं, ये लंबाई के जीन दादा दादी, नाना नानी, मामा या चाचा के साइड के जो जीन हैं, ये सारे जीन जो एक्टिव या इनएक्टिव एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। इस नाते ये एक निर्धारित क्राइटेरिया कि माता पिता का लड़का लंबा होगा कि छोटा होगा, ये उसके 2-3 पीढ़ियों की हिस्ट्री पर ये दिखाई पड़ता है कि हाँ ये कहाँ से प्रोसीड हुआ, कैसे ये आगे बढ़ा। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि 19 वर्ष तक के समय अगर हम कुछ औषधियों का प्रयोग करेंगे तो वो माइटोसिस सेल डिवीजन में इंक्रीजमेंट करेंगी और जिससे बोन के टिश्यू जो हैं, जो बोन टिश्यू हैं, उनमें इनलार्जमेंट संभव है। लेकिन 19 साल या 20 साल के बाद हम लंबाई पर कोई भी व्यवस्था किसी भी मेडिकल साइंस में है नहीं। ये जो लोग जड़ी बूटियां या जो भी प्रचार प्रसार करते हैं अपने टीवी पर, मैंने इस बात को देखा है और काफ़ी अनुभव किया है कि आप अगर 100 लोगों को उस तरह की टैबलेट या उस तरह के प्रोसेस के इंजेक्शन या गोलियां खिला दीजिए तो किसी 1% व्यक्ति में 1-2 सेंटीमीटर का या एक मान लेते हैं कि 1-आध इंच का अंतर आ सकता है, लेकिन वो भी उसको हमारा साइंस म्यूटेशन मानता है। म्यूटेंट कैरेक्टर वहाँ पर डेवलप होते हैं कि कोई मेडिसिन जाकर के हमारे टिश्यू फॉर्मेशन में या बोन के डेवलपमेंट में जाकर के म्यूटेंट का कार्य करे, अर्थात अचानक होने वाला परिवर्तन बन जाए, तो वो उसको हम म्यूटेशन में ले लेते हैं। लेकिन जहाँ पर लंबाई के बढ़ने की बात है, ये 19 और 20 वर्ष के बाद मेडिकल साइंस लंबाई के बढ़ने का कोई प्रायोगिक तौर पर कोई सटीक आकलन नहीं बताती है। अब हम चर्चा कर लें कि क्या हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से इस पर कोई निदान कर सकते हैं। तो निदान 20 वर्ष के पहले का है। 20 वर्ष के पहले आपको, चूंकि लंबाई आपका एक टिश्यू है बोन, तो बोन अगर टिश्यू है और वो भी कनेक्टिव वैस्कुलर टिश्यू के अंदर आता है, तो हमारे जो बोन कनेक्टिव टिश्यू हैं, कनेक्टिव टिश्यू में आपका बोन और ब्लड दोनों आता है। तो कनेक्ट करना यानी बॉडी को जोड़ने वाला, अंगों से अंगों को जोड़ने वाला, तो कनेक्टिव टिश्यू में हमारे यहाँ किस मेडिसिन है C3। यानी C3 हमको यहाँ पर अनिवार्य रूप से चयनित करना पड़ेगा। बोन के बढ़ने के लिए बोन का हमारा है C4, तो C3 और C4 हमारा परमानेंट हो गया। अब आइए L2 या L3 में हमको क्या चयन करना है। तो चूंकि L2 आपका डाइजेस्टिव सिस्टम की मेडिसिन है और डाइजेस्टिव सिस्टम से तात्पर्य है बॉडी को एनर्जी इनपुट करना। तो बॉडी को एनर्जी इनपुट करना अर्थात खान पान का सुपाच्य होना, बॉडी को पौष्टिक आहारों से परिपूर्ण करना, ये काम L2 का है। तो C3, C4, L2, और जब हमें सारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करना पड़ेगा तो फिर C3, C4, L2 प्लस RE यानी आपकी इलेक्ट्रिसिटी RE का चयन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। और RE को देते ही हमारे C3 का कार्य, C4 का कार्य और L2 का कार्य उन अंगों पर जाकर के तेज हो जाएगा, अर्थात माइटोसिस की क्रिया डेवलपमेंट की तेज हो जाएगी। तो जब हम 10 साल 12 साल के बच्चे की एक लंबाई औसत देख लें कि इसकी लंबाई क्या है, उस आधार पर हम जब ये दवाइयों को देना शुरू करते हैं तो लगभग जो मेरा आकलन रहा है, मैंने एक बच्चे को जो 8 साल का स्वाभाविक बच्चा था उसकी लंबाई बहुत कम थी
और मुझे लगा कि इसकी लंबाई वास्तव में इसके माता पिता या बाबा दादी का मैंने इतिहास लिया तो मुझे लगा कि ये स्वाभाविक रूप से इसमें सेल डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, टिश्यू डेवलप नहीं हो रहा है। तो मैंने लगातार उसको 1 वर्ष तक दवा खिलाई थी और 1 वर्ष तक दवा देने, यही दवाइयाँ, और कोई दवा मैंने उसको नहीं दिया, इसके साथ कोई दवा नहीं दी जा सकती है। ये दवाइयाँ लगातार 1 वर्ष तक सुबह दोपहर शाम 3 बार 10-10 बूंद 30 ml डिस्टिल वाटर मिला करके हमने उसको दिन भर में 3 बार पिलवाया। और 1 वर्ष के बाद जब वो 9 साल का हो गया तो उसकी स्वाभाविक लंबाई जो 9 और 10 साल के बच्चे की होनी चाहिए वहाँ तक उसकी लंबाई पहुँची। यानी ये दवाएं अगर लगातार आप 1 वर्ष तक इसको दे रहे हैं और पहले से बचपन से ही बच्चा आपके संपर्क में आ जाए या माता पिता को आभास हो जाए कि हमारे बच्चे की लंबाई थोड़ी स्वाभाविक रूप से कम है, तो वहाँ पर आप दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर 20 साल के बाद कोई व्यक्ति आपके पास आके बैठे और कहे डॉक्टर साहब मेरी लंबाई बहुत कम, बढ़ा दीजिए, तो उसके आप क्षमा चाह लें। ऐसा कोई जादू मंत्र इलेक्ट्रोहोपैथी नहीं है और हम कुछ ऐसा कर भी नहीं सकते, हम सभी रोगों के विशेषज्ञ हो भी नहीं सकते। हम देखिए, कई लोगों ने ये कमेंट किया कि डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव हर रोग पर अपनी दवा बता देते हैं। जी हाँ, मैं दवा तो हर रोग पर बताता हूँ, अनुभव भी हर रोग पर मेरा है, लेकिन मैं अपने आप को परफेक्ट नहीं मानता। परफेक्ट मैं तब मानता हूँ जब मैं जिस रोग पर आपको दवा बताता हूँ और हमारे 10 साथी 20 साथी कहते हैं सर आपकी दवा का फार्मूला बिल्कुल सटीक था और हमारे रोगी को लाभ हुआ, तो मुझे लगता है कि हाँ, इस रोग पर सफलता प्राप्त की जा सकती है। लेकिन मैं आपसे भी कहूँगा और मैं बार बार कहता हूँ कि आप किसी एक रोग के विशेषज्ञ बनिए और उस रोग पर अपनी पकड़ मजबूत कीजिए और उसी रोग से संबंधित रोगियों की आप चिकित्सा कीजिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की, लगाने की ना पड़े, बल्कि आप एक ही रोग पर निरंतर शोध कार्य करते रहें। मैं भी किसी एक रोग पर ही कार्य करता हूँ ज़्यादातर। जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और स्त्री पुरुष के गुप्त रोगों के बारे में आम तौर से जो रोगी अपनी व्यथा को व्यक्त नहीं कर सकते, मैं उन पर ज़्यादातर कार्य कर रहा हूं। लेकिन फिर भी मैं आपके सभी सवालों के जवाब दे करके आपको संतुष्ट करने का प्रयास करता हूं और आप लोग जब उसका परिणाम हमको बताते हैं तो मुझे लगता है कि मेरा परिणाम, मेरा बताया गया फार्मूला बहुत सही है। तो लंबाई पर आज बस इतनी ही चर्चा। हालांकि मुझे आज एसिडिटी पर भी चर्चा करनी थी, लेकिन समय, चूँकि निर्धारित समय से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, 15 से 20 मिनट तक का समय आप सबका बहुत अच्छा है, जिसको आप अच्छी तरह सुन भी सकते हैं और अनूप बर्नवाल जी इसको लोड भी कर सकते हैं। तो कल हम आपसे फिर मिलेंगे और कल दोपहर में मेरा न्यूज़ चैनल पर इंटरव्यू है। विषय मैं आज आपको नहीं बता सकता क्योंकि मेरी बाध्यता है। टीवी चैनल के अनाउंसर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि विषय आप अभी ओपन नहीं करेंगे, तो हमारा इंटरव्यू होने के बाद कल शाम को मैं बता दूंगा कि मैं किस विषय पर बोला हूँ। तो तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं, अगर आप चाह रहे हैं तो मैं आपके नामों को थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। डॉक्टर अमन सिंह, गुड्डू शर्मा, डॉक्टर सोपान गिरी, डॉक्टर सोपान घुले, बहुत से साथी हमारे इस समय लाइन पर हैं। मकवाना भगवान जी हैं, बीबी शर्मा जी हैं, वेद प्रकाश पटेल जी हैं, बीबी शर्मा जी हैं, विनोद राज जी हैं, एचपी पवन जायसवाल जी हैं और अष्टविटा के क्या लिखे हैं इन्होंने, वेरी नाइस, डॉक्टर देवव्रत चर जी हैं। बहुत से साथी हमारे इस समय लाइन पर हैं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका अमूल्य समय मैं लेता हूं और मुझे अच्छा लगता है कि जब आप मेरे एक शॉर्ट नोटिस पर ऑनलाइन आ जाते हैं। और आप सब, हमारे कई साथियों ने कहा है कि चलते चलते आप अपना फ़ोन नंबर और बता दिया करिए, तो आप नोट करें। मुझसे कॉल करने का समय कृपया कोशिश किया करें कि मुझसे बात करने का समय आप 2 बजे से 4 बजे के बीच किया करें। ये 2 घंटे का समय मुझसे बात करने में आपको आसानी रहेगी, क्योंकि 4 से मैं रोगी देखने लगता हूं, तब मेरी व्यस्तता होती है, और 2 से 4 मैं बिल्कुल फ्री रहता हूं। तो मेरा नंबर नोट कर लें प्लीज़, 9793252355। ये मेरा कॉलिंग नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है। इमरजेंसी के कॉल, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि इमरजेंसी कॉल हमारे 7905882569 पर कर सकते हैं, लेकिन वो इमरजेंसी नंबर है। जब आपको ये लगे कि नहीं मुझे डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव से बात करनी ही है और मेरा 97 का फ़ोन नहीं उठ रहा, तो आप उस नंबर को दबा सकते हैं। लेकिन आमतौर से आप कॉल हमारे लास्ट में जो 55 है, यानी 97 93 25 23 55 पर ही आप हमसे संपर्क करें। जो साथी हमारे बाद के हैं, अगर वो हमारी पुस्तकों को
लेने के इच्छुक हैं, पुस्तकें मैंने और छपने का ऑर्डर दे दिया है, तो उनके लिए मेरा फ़ोनपे नंबर है 9450563748। इस नंबर पे आप अपना पेमेंट भेज सकते हैं, अपना नाम और एड्रेस हमको सेंड करेंगे तो मैं अपनी सुविधा के अनुसार 2, 4, 10 दिन आगे पीछे आपकी पुस्तक सेंड कर दूंगा। पुस्तकें आप सब की जाएंगी, इसके लिए आप बेफिक्र रहें। पुस्तकों की कोई कमी नहीं है, मैंने आपको बता भी दिया, दिखा भी दिया, और जो किताबें पहुंच रही हैं उनके मैसेज भी मेरे पास आ रहे हैं, किनको किनको किताबें मिल चुकी हैं। लगभग 30 तारीख को जो किताबें यहाँ से सेंड की गई थी उनमें से 12 लोगों को किताबें मिल गई हैं, और मैंने 30 तारीख को केवल 15 लोगों को किताबें पोस्ट किया था। 3 लोगों को भी देर सवेर कल सुबह तक मिल जाएगी। तो लगातार किताबें आपको मिल रही हैं और मिलती रहेंगी। तब तक के लिए कल शाम को आपसे फिर मिलेंगे। आप अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए।